हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं हमारे एक टारगेट के लिए, एक मिशन के लिए कि हमें पूरे जो टॉप 100 बच्चे हैं उसको टीचिंग परीक्षा से लेकर आना है। उसकी कड़ी में जो है फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग फ्रेंड्स हमारे जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए प्रश्न हैं पहले उनको देख रहे हैं, उस पर आधारित और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। आज आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि हम लोग जो है काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे देख रहे हैं जो आप लोगों से पूछे गए थे और फिर बाद में हम उन पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स उन सभी जो है यहाँ पर 600 प्लस लोगों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, आपके प्यार के लिए, आप लोगों के जो है यहाँ पर मैं इतनी ज्यादा एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इन 600 बच्चों 600 से प्लस जो बच्चे हैं इन लोगों को ये सेशन समर्पित। चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर मैं शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पीआरटी के अंदर में पूछा गया था, इस बार टीआरई 3 के री एग्जाम के अंदर में। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द फर्स्ट अनअपोज्ड एंड यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन इंडिया? ठीक है, अनअपोज्ड एंड यूनानिमसली इलेक्टेड मतलब कि जिसको, ठीक है, भारतवर्ष में निर्विरोध चुना गया था, ठीक है, और सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था। और एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर में फ्रेंड्स, काफी सारे जगह पे आता है। थैंक यू निक्की कुमारी जी। देखिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि वह जो व्यक्ति थे ना, वो जो है पहले भारत के जो है भारत के अंदर में इससे पहले वो स्पीकर रह चुके, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है, एकमात्र व्यक्ति। तो नीलम संजीव रेड्डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो है फ्रेंड 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे और फर्स्ट, ठीक है, आपके अनअपोज्ड मतलब कि कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ ही नहीं, उन्होंने अकेले ने नॉमिनेशन भरा था, कोई और भरा ही नहीं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, ठीक है, ये हमारे भारत के अब तक के यंगेस्ट जो है फ्रेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के जो है वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आप लोगों के। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने इससे पहले। इसके अलावा वो भारत के जो लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। लोकसभा के स्पीकर थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन। आपको पता है ये 1977 के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन आप लोग क्या जानते हो ये कि 1970 का चुनाव ये हार गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, जाकिर हुसैन के खिलाफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ। कितने लोगों को ये बात पता है? आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि एक इंसान जो हार चुका था राष्ट्रपति का चुनाव, वो जो है बाद में जाकर निर्विरोध, ठीक है, अनअपोज चुना गया। तो जिंदगी के अंदर में उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, जिंदगी के अंदर में लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। अगर ये सोच लेते कि कभी मेरा, मैं तो अब कभी बन ही नहीं पाऊंगा, तो क्या वो आज ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते? क्या आज आप लोग इनका आंसर कर रहे होते? क्या इनकी फोटो लगी होती? क्या उन्होंने अपने सरनेम को जो है यहाँ पर में इतना जो है वो उसका नाम रोशन किया होता? नहीं किया होता। उन्होंने अपने सरनेम का नाम, अपना नाम, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन नहीं किया होता। अगर वो हिम्मत हार जाते हैं जैसे बाकी लोग डिमोटिवेट करते हैं उसकी तरह मोटिवेटेड रहिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। जल्दी 843 लाइक्स हो चुके हैं, 900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जल्दी से एक बार जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो आंसर होगा आप लोगों का ना, ठीक है, यहाँ पर मैं बोला है कि जो पूरा भारत है हमारा, उसमें से कितने प्रतिशत जनसंख्या बिहार के अंदर में रहती है। ठीक है, तो बिहार के अंदर में जो जनसंख्या रहती है वो है आप लोगों की 8.58%। ठीक है, कितना है? 8.58%, 8.58%। और ये एक्चुअली इस बार का क्वेश्चन है, आपका ज्योग्राफी में पूछा गया था। ठीक है, इसको नियरली 8.60% भी हम लोग मान सकते हैं, नियरली, क्योंकि वो 2 डिजिट अगर हम लोग राउंड अप कर ले तो बिहार के अंदर में पूरे भारत का 8.58% जो है जनसंख्या रहती है। कहा दिया है ऑप्शन के अंदर में? कहीं नहीं दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये एक्चुअल क्वेश्चन है इस बार का आप लोगों का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूरे भारत का कितना परसेंट जो एरिया है, ठीक है, आपको बताना है कितना परसेंट एरिया बिहार के पास में है। चलिए, आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आगे के एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, एरिया कितना है पूरे भारत का बिहार के पास में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बिहार के पास में पूरी जनसंख्या का 8.6, या जिसको हम लोग अगर पूरा एग्जैक्ट हम लोग करें तो 8.58% आप लोगों का होता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी, दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चल
नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना, जिन भी बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है माउंटेन वाला, या जिन्होंने भी ऐसे यूट्यूब पे भी देखा हुआ होगा, उन लोगों को ये बहुत आसानी से जम गया होगा ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो एक ट्रिक थी हमारी, हम लोगों ने देखा हुआ था, कल जाएंगे पीडीएस लेने, है ना, एक वो थी, कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे जाएंगे पीडीएस लेने, ठीक है। पीडीएस क्या होता है आप लोगों का? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप लोगों को पता है ना आप लोगों को, कि वो राशन की दुकान जो होती है आप लोगों की। क से है आप लोगों का काराकोरम, काराकोरम, कोरम, ऊपर से लगा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ में है। ल से है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख रेंज, ठीक है। जाएंगे से है झांसकर रेंज, झांसकर, ठीक है, झांसकर रेंज, ओके। आप लोगों का पीर पंजल, पीर पंजल, ठीक है, पीर पंजल आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में कौन सा आ जाएगा? डी से क्या आ जाएगा और एस से क्या आ जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर में एस से आ जाएगा आप लोगों का शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। अब बताइए यहाँ पर में आप लोग, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में फ्रेंड्स, इन सारे इसकी आप लोगों की, ठीक है, ये जो छोटा सा आप लोगों का एक बन जाता है आप लोगों का, कल जाएंगे पीडीएस लेने से, ठीक है। इसमें बताइए आप लोग कि ये आपका कौन सी वाली रेंज आपकी, मतलब क्या बन रहा है आप लोगों का इसमें, इसमें इसके हिसाब से फिर क्वेश्चन क्या होगा? अब आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, समर चौहान ने आंसर कर दिया है, ठीक है, डी का। बाकी लोग भी करते रहेंगे अगर जिन जिन को याद है। 956 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, 1100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जिनको भी कोई भी डाउट है, जैसे कैसे करना है कोर्स, वैसे परचेस करना है, वो इंक्वायरी नीचे में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, आप टीम आपकी बिल्कुल हेल्प कर देंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर मैं आपसे क्या बोला है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है आप लोगों ने, दक्षिण से, यहाँ पर मैं ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाना है, तो पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख, काराकोरम, इस तरीके से दिया हुआ है आप लोगों का। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने से आप लोगों का था, पहले काराकोरम था, फिर आप लोगों का यहाँ पर में लद्दाख था, फिर झांसकर था, ठीक है, फिर पीडीएस है आप लोगों का, है ना, पीडीएस। तो यहाँ पर में आपको ऊपर की तरफ में जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर में क्या होगा, पीर पंजल आएगा पहले नंबर पे, फिर झांसकर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाना है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ में बोला भी था आप लोगों को मैंने, कि देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ में है, ठीक है। तो यहाँ पर में आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख, काराकोरम। कितने लोगों को जम गया? अब ये कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ लूं, इसके ऊपर में आप लोग लगा दोगे आंसर? अब लगा दूंगे आंसर इसके ऊपर में। ये क्वेश्चन पहली बार नहीं है फ्रेंड जो मैंने करवाया, इस तरीके का ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के साथ में ये इस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ में, ठीक है। चलिए, तो ये एक आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। मैंने आप लोगों से पूछा था कि डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है फ्रेंड धौलाधर, ठीक है, धौलाधर रेंज, ठीक है, धौलाधर, ओके, धौलाधर। तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजल, धौलाधर, शिवालिक, ये याद रखेंगे आप लोग। ये पूरा का पूरा उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम है आप लोगों का, ठीक है। मुझे बताइए आप लोग, लद्दाख रेंज जो है वो कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आती है? लद्दाख रेंज, ये आप लोगों ने बताना है, लद्दाख रेंज कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आती है? ये देख सकते हो आप, काराकोरम, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम का भाग है, फिर लद्दाख है, फिर झांसकर है। तो लद्दाख रेंज काराकोरम और झांसकर के बीच में आती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर मैं देखोगे फ्रेंड्स, ये पीर पंजल है आप लोगों का, और बीच में यहाँ पर में इधर साइड के अंदर में आप लोगों की धौलाधर होता है, और फिर शिवालिक रेंज आती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा करेगा। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसका आंसर हर कोई करेगा, क्योंकि जो बच्चे ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है एग्जैक्टली वो बच्चे इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएगा। 92% बच्चों ने अब तक सही आंसर दिया है फ्रेंड्स।
जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा था उसने बढ़िया से कर दिया होगा। अब जैसे जैसे बच्चे लगा रहे ऊपर नीचे हो रहा है पोल यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, इनके बारे में अभी आपको बताया, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आप देखिए कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन को जो है यहाँ पर में वो कर दीजिए आप। ठीक है, ताकि बच्चे देख सके। देखिए कितनी सारी एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो इस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। चलिए, पश्चिम बंगाल जो है फ्रेंड सीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था आपका 2021 का। चलिए, ये भी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। आंसर करिए आप लोग। मैं यहाँ पर मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूँ, आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, हम ढूंढ के ला लिया आप लोगों के लिए। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था विद द सेम ऑप्शंस। ठीक है, लगभग सेम ऑप्शन के साथ में। तो आपके जो टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन कहां से चुराया गया था? आपके सामने प्रूफ है। पश्चिम बंगाल की जो सीएस की एग्जाम हुई थी, आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जाम, उसके प्रीलिम्स में 22 अगस्त 2021 को क्वेश्चन जो हुआ था उसमें से उठाया गया क्वेश्चन है आपका। तो डायरेक्टली आप लोगों को टीचिंग परीक्षा की जो डेडिकेटेड टीम है ना, वो आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आ गई है कि कहां से पेपर आया था, वो निकाल के लेकर आ गई है आप लोगों के लिए। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाना है, सेम क्वेश्चन वहीं से उठाया हुआ उन्होंने, सेम ऑप्शन, खुद से नहीं बनाया उन्होंने। तो काराकोरम, ठीक है, आप लोगों का नहीं, पहले पीर पंजल आएगा, झांसकर आएगा आप लोगों का, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो इसके इसके अंदर में आंसर डी हो जाएगा। तो सेम ऑप्शंस उठाकर उन्होंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोगों को पूरी की पूरी पढ़ाई हो जाए आप लोगों की, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में बने रहिए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए जल्दी से। अब ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उत्तर से पश्चिम के लिए, उत्तर से दक्षिण के लिए। थैंक यू श्वेता कुमारी। देखिए, अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण, तो मैंने आपको बताया ना कि कल जाएंगे, ठीक है, कल जाएंगे, जाएंगे पीडीएस लेने, पीडीएस, पीडीएस लेने, पीडीएस लेने। ठीक है, पीडीएस लेने जाएंगे कल। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो काराकोरम लद्दाख, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो झांसकर। ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो काराकोरम, काराकोलम, लद्दाख, ठीक है, झांसकर और फिर पीरपंजल, खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया था। 62% लोगों ने सही आंसर किया है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर में 1100 प्लस आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को जो है लाइक करने के साथ साथ में जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। 6 लाख प्लस जो है मेंबर्स का परिवार हो चुका है टीचिंग परीक्षा, तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां भी। नाउ फ्रेंड, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसकी पूरी की पूरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हमने एक लिस्ट टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उपलब्ध करवा कर दी आप लोगों के लिए। ठीक है, जल्दी बताइए, धान का उत्पादन सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? सारे के सारे बच्चे जल्दी से। धान का उत्पादन सर्वाधिक जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये होता है आप लोगों का रोहतास के अंदर में। अगर मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स वीट, जिसको आप लोग गेहूं कहते हो, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? ये अगर क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से, तो बताइए जल्दी से, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? गेहूं का, तो गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स रोहतास के अंदर में ही होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, पोटैटो, ठीक है, आपका पोटैटो, क्या कहते हैं आप लोग पोटैटो को हिंदी के अंदर में? बताइए। आंसर्स कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। पोटैटो सबसे ज्यादा कहां पर में होता है ये बताते जाएंगे आप सभी लोग, एक एक करके लिखते जाता हूं मैं आप लोगों के लिए। पोटैटो, बताओ। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? वो एक गाना बना था ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। वो गाना पता है कहाँ से कॉपी हुआ था? वो हुआ था आप लोगों का लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। वो एक गाना, वो उन्होंने एक डायलॉग बहुत फेमस वाला बोला था। तो बताओ पोटैटो सबसे ज्यादा कहाँ पर में होता है, और पोटैटो का दिन कब मनाया जा रहा है? ठीक है, अरे उत्तर, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अच्छा चलो बता दो, अब बहस छेड़ दी आप लोगों ने, बहस को
तो भैंस को छेड़ने के आरोप में आप लोग अब इसका भी आंसर लगा दो मुझे कि कौन सा वाला स्टेट है, ठीक है, राज्य कौन सा है। और मैं बिहार के अंदर में पूछ रहा था आपसे सबसे ज्यादा कहां पर में है, ठीक है। तो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा नालंदा के अंदर में होता है पोटैटो, और राज्य के अंदर में बात करूं तो यूपी के अंदर में होता है आप लोगों का, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा अवेलेबल करवा दिया गया आप लोगों का। धान की खेती सबसे ज्यादा रोहतास में होती है। टीचिंग परीक्षा 4.0 के जो आपका ऐप में ऐप है, ठीक है, आपका टीचिंग परीक्षा का, उसके अंदर में पूरा अवेलेबल है आपका। गेहूं का रोहतास के अंदर में, फिर मुजफ्फरपुर, आपका कौन कौन से जिले उसके बाद में वो भी आप लोगों के बनते हैं। मक्का सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, कटिहार के अंदर में। ये क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा की टीम आप लोगों के लिए डाल रही है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जौ चंपारण के अंदर में, ज्वार जो है आपका भोजपुर के अंदर में होता है, रागी सहरसा के अंदर में होता है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है। बाजरा कहाँ होता है यहाँ पर में, बाजरे दा सिट्टा, ठीक है, पटना के अंदर में। ओके, चलिए, तो ये भी याद रख सकते हैं। 1400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, 1200 प्लस आप लोगों ने लाइक कर दिए है, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा मैप आपके लिए अवेलेबल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर में देखिए आप लोग, सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ पर में है, कटिहार के अंदर में है। ये क्वेश्चन बनेगा अगले बार एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड, सर्वाधिक उत्पादकता अलग होती है। मैंने आप लोगों से कहा है अभी आप फिलहाल उत्पादकता में मत जाइए। उत्पादकता का मतलब होता है पोटेंशियल उगाने का, ठीक है। तो उत्पादकता जब पूछेगा ना तब अररिया होगा। तो मैं दोनों जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अभी सभी सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा आम का उत्पादन बिहार में कहा होता है, ये आप लोग अभी एक आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा आम का उत्पादन जल्दी बताइए यहाँ पर में, ठीक है। सबसे ज्यादा आम का उत्पादन, अभी उत्पादकता में नहीं जाना है आप लोगों ने। उत्पादकता के लिए मैं अलग से एक पूरा का पूरा सेशन लूंगा आप लोगों के दिमाग के अंदर में ना, वो स्क्रू ड्राइवर से फिट कर दूंगा उसको पूरा। पहले आप लोग उत्पादन कर लिए, सर्वाधिक आम उत्पादन, ठीक है, दरभंगा के अंदर में होता है आप लोगों का। लीची का उत्पादन कहां पर में होता है आप लोगों का, मुजफ्फरपुर के अंदर में होता है। इसको जो है कौन सी सिटी बोलते हैं हम लोग, स्वीट सिटी ऑफ इंडिया, स्वीट सिटी, ठीक है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ओके। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा गोभी कहां पर में उगती है, ठीक है, ठीक है। तो वैशाली, वैशाली जो है वो गोभी बनाती है, ये याद रख लेना आप लोगों ने, ओके। वैशाली जो है वो गोभी बहुत अच्छी बनाती है। तो गोभी, सबसे ज्यादा गोभी का उत्पादन जो है वो आपका वैशाली के अंदर में होता है। अमरूद, कितने लोगों ने खाया है अमरूद, ठीक है, अमरूद कितने लोगों ने खाया है। तो अमरूद का उत्पादन, सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उपलब्ध है आप लोगों का। देखिए, सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन जो है आप लोगों का नालंदा के अंदर में होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप स्टूडेंट हो, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर में मस्त पैकी, ठीक है, और वहां पर मैं अमरूद खाते खाते जो है यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई कर रहे हो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में उस समय की। तो सबसे ज्यादा अमरूद जो है वो नालंदा में होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है वो ऐप टीचिंग परीक्षा के, ये पूरी की पूरी जो मैप्स है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, और ये पूरी लिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी कोर्स में आपको। विच ब्रिज हैज वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 फरवरी, 24 ने जो है फ्रेंड्स आपको बताना है, उन्होंने ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है, जो द्वारका को गल्फ ऑफ कच्छ रीजन के अंदर में जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। द्वारका को कनेक्ट करने के लिए, द्वारका आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की पौराणिक कथाओं के अनुसार जो द्वारका है आपका, ठीक है, द्वारका, इसका एक अलग ही महत्व है ना। ये भी चीज आप लोगों को पता है द्वारका की। ऐसा माना जाता है कि जो श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने वहां पर में अपना जो है वो पूरा राज्य बसाया था द्वारका के अंदर में। तो द्वारका जो है फ्रेंड्स उसके लिए कौन सा वाला उन्होंने बनाया है, तो आप लोगों को याद रखना है, वो था सुदर्शन ब्रिज, ठीक है, सुदर्शन ब्रिज, ये याद रखेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स वो सुदर्शन ब्रिज, ये आप लोग देख सकते हो। सुदर्शन ब्रिज आप लोगों का इंडिया का जो है फ्रेंड्स केबल स्टेट ब्रिज है, ये सबसे लंबा, सुदर्शन सेतु भी इसको बोला जाता है। और ये आपका जो है ना फ्रेंड्स गल्फ ऑफ कच्छ और ओखा को जोड़ेगा, मतलब कि द्वारका को जोड़ेगा यहाँ पर में। और इसका इनॉग्रेशन हुआ है अभी, ठीक है, अभी ये पुल चालू नहीं हुआ आप लोगों का, ठीक है, ये अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 2320 मीटर इसकी जो है लंबाई रहने वाली है, 2320 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई इसकी रहने वाली है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, ऑपरेशन बरगा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कौन से स्टेट के लिए था, ऑपरेशन बरगा, सस्टेनेबल सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंट्री, ठीक है, ऑपरेशन बरगा। देखिए, ऑपरेशन बरगा जो है फ्रेंड्स एक अलग प्रकार का आप लोगों का एक जो है एक तरीके का आप लोगों का आंदोलन था किसानों के लिए, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसके अंदर में ये था कि जिनके भी पास में ज्यादा जमीन है वो क्या करे, वो
जो इनके पास जमीन नहीं है उनको दे दे, जिनके पास में खेत, जो उनके यहाँ पर में खेती और मजदूर है उनको दे दे। ठीक है, तो ये एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था आप लोगों का, ऑपरेशन बरगा। ठीक है, और इसके जरिए काफी सारे कानून आए थे पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो पश्चिम बंगाल कहाँ दिया है भाई, यहाँ पर में दिया है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स उन्होंने पश्चिम बंगाल की पीसीएस एग्जाम से उठाए थे, और पहला दिन जो पेपर हुआ था उसके अंदर में झारखंड पीसीएस से उठाए थे। तो हमने पूरा का पूरा प्रूफ भी इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, बोलना है तो बोलो, चलो चलते बीपीएससी के। भाई यार तुम तो पूरा इधर उधर से क्वेश्चन उठा के डाल रहे हो यार, डायरेक्टली बीपीएससी वालों। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, अपने लिए अच्छा है भाई, अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो टीचिंग परीक्षा वैसे भी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा देता है। द स्टेट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑपरेशन बरगा। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, संस्थापक? और फ्रेंड्स ऑफिशियल रूप से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 1912 के अंदर में जो है ना सेशन हुआ था आप लोगों का बांकीपुर पटना के अंदर में, बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर पटना के अंदर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर में RN मुधोलकर, ठीक है, मुधोलकर, ठीक है, वो अध्यक्षता कर रहे थे। और 1911 में जो है वो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर में ए ओ ह्यूम को ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का दर्जा दिया गया था, फादर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर, ठीक है, जनक और उसका संस्थापक, ऑफिशियल दर्जा दिया गया था। तो ऑफिशियली भी कांग्रेस के अनुसार भी, ठीक है, क्योंकि 1912 का जो सेशन था आप लोगों का बांकीपुर में हुआ था, पटना के अंदर में, पटना में बिहार में होने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन। तो कौन इसके फाउंडर थे? तो नन ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों का, क्योंकि वो थे A.O. ह्यूम। ऑफिशियल तौर पर भी, ऑफिशियली जो है कांग्रेस ने 1912 के अंदर में उनको जो है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का दर्जा दे चुकी थी वो। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक A.O. ह्यूम। ओके, चलिए, तो यहाँ पर में हम लोगों ने इसको देखा हुआ है पूरा का पूरा आप लोगों का। पहला सेशन जो है आप लोगों का जो है 1885 में हुआ था। कितने सदस्य आए थे उसमें, ये आप लोग बता देंगे मुझे। ठीक है, चलिए, पहले सेशन के अंदर में कितने सदस्य आए थे ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 4.0 की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि सटीक आपकी तैयारी हो जाए, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। आपको पता है कि 25 जुलाई तक का ये ऑफर था आप लोगों का कि अगर आप आपकी एग्जाम जो है वो क्लियर कर जाते हो टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में पढ़ के, तो आपको 50% फीस आपकी एज अ गिफ्ट आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो 25 जुलाई तो चला गया आपका, बहुत सारे हजारों बच्चों ने उसको कर लिया एनरोल। अभी भी एक मौका है आपके पास में, ये मौका भी ना छूट जाए आप लोगों से। ठीक है, ये मौका भी ना छूट जाए और बाद में आप सोचो कि काश कर लिया होता। ठीक है, तो आप लोग जो है TRE 4 में टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 40% फीस आपकी रिफंड हो जाएंगी एज अ गिफ्ट आप लोगों को, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। और इसके बाद में, इसके अलावा 31 जुलाई से पहले अगर आप एनरोल कर लेते हो, ठीक है, जो भी बच्चे पुराने थे वो सारे लोग इस कॉम्पिटिशन में एनरोल हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो अब यहाँ पर में 31 जुलाई से पहले जो होंगे, और आप टॉप 100 में अगर आते हो, टॉप 100 के अंदर में, ठीक है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके अंदर में टॉप 100 के अंदर में अगर आप आते हो, तो आपके एक तो पहली फुल फीस आपको रिफंड हो जाएगी, मतलब कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। और प्लस आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक लैपटॉप भी टीचिंग परीक्षा के ऑफिस के अंदर में बुलाकर एज अ गिफ्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो 31 जुलाई तक के बच्चों के लिए रहेगा, जो 31 जुलाई तक एनरोल कर चुके होंगे। तो जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रानी राज जी, आप नीचे में कॉल या नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां पर में भी जानकारी पूरी की पूरी अवेलेबल है। अभी मानसून ऑफर चल रहा है आप लोगों का, तो आप मानसून 50 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मानसून वहां पर में कूपन कोड दिया हुआ है आपका, ऐप पर जाओगे आप लोग या डायरेक्टली भी उधर में कर लोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? पेशवा, वजीर, नाइब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, और आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे ऐप में है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं मैं अब यहाँ पर, मैं इस क्वेश्चन की मदद से। आप लोगों को पता है एनसीईआरटी में चेंजेस हुए? कितने लोगों को पता है एनसीईआरटी में चेंजेस हुए? आप लोगों को, जितने भी बच्चे TRE 4 के एग्जाम इसके अंदर में है और TRE के साथ साथ में टीचिंग परीक्षा के कोई और भी कोर्सेज के अंदर में, न्यू एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के ऊपर में आधारित प्रश्न आप लोगों के लिए अपलोड करवाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कल झारखंड के अंदर में जो भी झारखंड टेट था हमारा, उसके अंदर में हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स न्यू एनसीईआरटीज आपके अपलोड कर दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में नई वाली एनसीईआरटी, जो भी उसमें लाइंस में चेंज हुए हैं, जो अपडेट उन्होंने किया है सब कुछ, और उस पर आधारित प्रश्न भी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उस पर काम शुरू हो चुका है। तो यार एक लाइक तो इसके लिए भी बनता है जल्दी जल्दी से सभी लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, कि एफर्ट्स कर रही है टीचिंग परीक्षा की टीम आपके लिए। तो 1857 में विद्रोह में इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। उन्होंने बोला कि मैं पेशवा हूँ किसका? ठीक है, आपका
ठीक है, जो बहादुर शाह जफर थे उनका। तो देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है आप लोगों के, स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। ये एनसीईआरटी की लाइन है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र नाना साहेब, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बेटे थे, जल्दी आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, कानपुर के पास रहते थे, कहाँ रहते थे वो, कानपुर के पास में। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों के शहर को खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उन्होंने जो है अपने आप को बहादुर शाह जफर, जो उस समय मुगल शासक थे, उनका पेशवा घोषित कर दिया, बोला मैं उनका पेशवा हूं, उनका प्राइम मिनिस्टर हूं। तो उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी। तो ये एक पॉइंट था, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे। और आपको एक और चीज बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट जो है ना मराठाओं के आखिरी जो है पेशवा कौन थे। तो ऑफिशियली ये तो उन्होंने खुद को घोषित कर दिया ना, आखिरी पेशवा थे बाजीराव दो। ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड, ये होना चाहिए आप लोगों का, पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो आखिरी थे, उन्हीं के बेटे थे ये। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है हु असैसिनेटेड सर कर्जन वाइली इन लंदन, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बार बार करवाया नहीं, याद कराया मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा। उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीडी सावरकर, सब कुछ याद करवाया आप लोगों को मैंने। ठीक है, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो ये हत्या हुई थी फ्रेंड्स 1909 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहली बात तो कहाँ हुई थी, लंदन में, और ये की थी मदन लाल ढींगरा ने। सरदार उधम सिंह जो है फ्रेंड्स, इन्होंने हत्या की थी माइकल ओ डवेयर की, माइकल ओ डवेयर की हत्या की थी उन्होंने, डवेयर की। ये बहुत बार आपको याद कराया उन्होंने, मैंने आपको 1940 में जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओडवेयर की, उधम सिंह ने। बाकी मदन लाल ढींगरा जो थे, इनके बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ा है यार। ठीक है, मदन लाल ढींगरा के बारे में एक एक पॉइंट आपको बताया था मैंने मदन लाल ढींगरा के बारे में, कि भाई कैसे वो इंडिया हाउस के अंदर में रहते थे लंदन में। इंडिया हाउस जो है फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में भी मैंने बताया कि इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के अंदर में की गई थी। तो 1909 के अंदर में इन्होंने, मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कर्जन वाइली थे, एक्चुअली उनका निशाना कोई और था। उनका निशाना था उस समय में लॉर्ड मॉर्ले, जो उस समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, भारत के मामलों के मंत्री थे, भारत के मामलों के सचिव थे। ठीक है, मंत्री बोलो सचिव बोलो, क्योंकि वहां पर में मंत्री को सचिव बोला जाता है ब्रिटेन के अंदर में। तो भारत के मामलों के मंत्री या भारत के मामलों के सचिव थे लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, उनको मारना था, लेकिन गलती से कौन मर गया, उनका जो असिस्टेंट थे, ठीक है, कर्जन वाइली, उनकी हत्या हो गई। ओके, उसके बाद में मदन लाल ढींगरा को उसी साल फांसी पर लटका दिया गया था लंदन के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है, अब ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स हाउ मच अहेड फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये क्वेश्चन ना बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। 1474 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर के साथ साथ में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे सभी लोग। 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स का परिवार हमारा हो चुका है। हम लोग जो है फ्रेंड 6 लाख 2,000 सब्सक्राइबर्स से केवल और केवल यहाँ पर में अभी हम लोग 70 भी नहीं, 60 लाइक्स जो है 60 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करते रहेंगे और बेल आइकन दबा देंगे सभी। ना फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आप लोगों का कितना आगे रहता है, तो हमारी पृथ्वी यहाँ पर में मान लीजिए इस तरीके से एक हमने इमेजिनरी लाइन यहाँ पर में बनाई हुई है। ठीक है, हमने इमेजिनरी लाइन यहाँ पर में ड्रॉ की, और इस हमारा भारत जो है वो इधर में है। ठीक है, ईस्ट में, इधर में। तो 82.5 डिग्री वाली लाइन यहाँ से जो जाती है वो हमारा समय है। तो हमारा भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे है, ये याद रखना है। मतलब कि अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 5.5 घंटे हमारा भारत आगे है। तो अब मुझे बताओ कि अगर अगर दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, अगर लंदन के अंदर में जो है वो आपके 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, ये बता दीजिए आप सभी लोग। अगर लंदन में, ठीक है, भाई आजा, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा दूँ।
ठीक है, अगर लंदन के अंदर में मान लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, कि 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहे हैं आप लोगों का, नून हो रहा है यहाँ पर में, तो इंडिया के अंदर में कितने बज रहे होंगे? ये क्वेश्चन आप लोग एक बताओगे मुझे। अब एक क्वेश्चन दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ इसके अलावा वाला, ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर में T1, ठीक है, टाइम को क्वेश्चन नंबर वाला 1, और T2 मैं आप लोगों से क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर में, ठीक है। आप लोग बताएंगे अब मुझे कि अगर इंडिया के अंदर में, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, आपके बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं आपके, ठीक है, PM हो रहा है। आपको बताना है कि अब लंदन में कितने बज रहे होंगे, ये आप लोग बताओगे मुझे, देखते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, बता पाओगे क्या आप लोग? ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करना है आप लोगों ने, दोनों के दोनों। अगर लंदन में 12 बज रहे तो भारत में कितने बजेंगे, ये आसान क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन फिर आप बताओगे मुझे कि अगर इंडिया में 3:30 बज रहे तो लंदन में कितने बज रहे होंगे। ठीक है, और AM PM के साथ लिखना है आप लोगों ने। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का लेक्चर था। मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि अमरूद, ठीक है, अमरूद सबसे ज्यादा कहां पर में हो रहे हैं? बिहार में। ठीक है, अमरूद, अमरूद कहां पर में होते हैं सबसे ज्यादा, ये बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से। बिहार के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अमरूद होते हैं? पोटैटो सबसे ज्यादा, या फिर आलू जो है आप लोगों का कहां पर में होता है सबसे ज्यादा, ये भी बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, आलू कहां पर में होता है सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में, ये भी बता दीजिए सभी, सभी के सभी, आलू कहां पर में होता है। और इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सुदर्शन सेतु है वो कौन से राज्य में बनाया गया है? सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु, हाल ही में सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सुदर्शन सेतु न्यूज में था। आपको बताना है कि ये सुदर्शन सेतु जो है कहाँ बनाया जा रहा है। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स प्रश्न है। और कल आप लोगों की क्लास जो है, कल कोई मिस नहीं करेगा। कल आप लोगों की जो है फ्रेंड्स आपकी एक रिवीजन क्लास है, आपकी टेस्ट है कल, कल संडे है, कल टेस्ट है। और सभी बच्चे एग्जैक्ट 1 बजे आ जाएंगे। लिख दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से कल के सेशन के अंदर में। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कल सभी लोगों ने एग्जैक्ट 1 बजे आ जाना है लाइव। कल आप लोगों की टेस्ट है। ठीक है, 1591 लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और कल सभी लोगों ने आ जाना है। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे आप लोग। और ये जो है आप लोगों के ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो सारे के सारे मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आप लोग बताएंगे। और एक दूसरे से कमेंट में सवाल भी पूछते रहा करो यार। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से सवाल पूछते थे जब थोड़ा सा सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे किसी ने पूछा था लेक विक्टोरिया कौन कौन से 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, कौन था वो बच्चा जो जिसने ये सवाल पूछा था? मैं नाम नहीं देख पाया। ठीक है, जब मैं बस सेशन स्टार्ट कर रहा था उतने देर के अंदर में मैंने देखा वहां पर में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जो भी था वो बच्चा, वेल डन। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर कर देना, एक दूसरे से सवाल पूछ लेना। और एक बार जाकर उस वाले जो है सेशन पे जाके भी एक दूसरे से सवाल पूछ लीजिए, ताकि वहां पर में भी आप लोग जवाब दे सके। ठीक है, उस वाले सेशन पे जाके भी 1-2 सवाल आप लोग डाल दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।